गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चों आप सब? अच्छा। अच्छा। कैमरा बच्चों ब्लर तो नहीं है ना? क्लियरली दिख रहा है ना आप सभी को? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों बैठ जाइए, फटाफट सेटल हो जाइए, करते हैं शुरुआत। जय हो। अरे बदमाशी नहीं करो, ब्लर ब्लर नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा रुको एक सेकंड, रुको। अच्छा सही करते हैं, बताना अब है। अब ठीक है। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तुम लोग बताओ कैसे हो? राम राम। ल- कैसा लगता है तुमको 6 दिन 6 दिन मिलना पड़ता है तुम लोग को मेरे से? हाँ, अच्छा लगता है। अब तो आदत सी हो गई। रा, राधे राधे। आज मुस्कुरा इसलिए रहे भैया कि आज है शनिवार। राम राम। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते जब तुम लोग को देखता हूँ, तुम लोग का जो है स्मार्टनेस थोड़ा थोड़ा मुझ में भी आ गया है। और खुशी का राज ये है बच्चों कि आज है सैटरडे, ठीक है, कल है संडे। तो कल एक दिन मिलेगा जिस दिन, हाँ, ये, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम ऑल फाइन, व्हाट अबाउट यू? बर्फबारी हो रही है? अरे भैया, चलो सही है। आ जाओ बच्चों, डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो कल जो मैंने डिस्कशन जहां पे छोड़ा था बच्चों, वो डिस्कशन था नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें मैंने एक्चुअली आपको 3 केस बताए थे। उसमें से एक वाला केस तो बच्चों जो था वो कांस्टेंट वेलोसिटी था। बाकी जो 2 केसेस थे वो एक्सेलरेशन वाले थे। एक एक्सेलरेटिंग अपवर्ड था, एक एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड था। जो एक्सेलरेशन अपवर्ड है मतलब उसका रिटार्डेशन डाउनवर्ड है। मैं ड्रॉ करके बताता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद बच्चों इस पे हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि कल हम लोग ज्यादा सवाल कर नहीं पाए थे। तो आज थोड़ा आप लोग रेडी रहिएगा सवालों के लिए। ठीक। 3 केसेस बच्चों डिस्कशन करे थे हम लोगों ने कल की क्लास में। आज उन्हीं केसेस को आगे ले जाना है। तो मान लीजिए बच्चों की कुछ ये सिचुएशन है, ठीक है। ब्लॉक रखा हुआ है लिफ्ट के अंदर, और तीनों केसेस पे अलग अलग सिचुएशन है। पहला केस बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से ये फर्क नहीं पड़ता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाए या लिफ्ट नीचे जाए, बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी बच्चों, या नॉर्मल कितना होगा? अगर mg, नॉर्मल जो है mg के बराबर होगा बेटा। किसी को संदेह नहीं है ना इसमें? ठीक। अब बच्चों अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके एक्सेलरेट कर रही हो, मान लीजिए बच्चों एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है। और इस केस में फिर बच्चों नॉर्मल कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो? जी प्लस ए, सही है ना बेटा? अच्छा, अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का डाउनवर्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? m टाइम्स g माइनस ए, है ना? ठीक है। अब बच्चों मैं जो बाकी वाले 2 केसेस है मैं बोल रहा हूं, आप मुझे ये बता देना कि जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3। तो स्टेटमेंट ये है कि लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से नीचे मूव कर रही है और रिटार्डेशन हो रहा है, तो नॉर्मल कितना फील होगा? मैं फिर से रिपीट करता हूं। लिफ्ट किसी मोमेंट पे लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से नीचे मूव करते हुए रिटार्ड कर रही है, तो बताइए कि नॉर्मल कौन सा होगा? सेकंड होगा या फर्स्ट होगा बेटा? हाँ बच्चे सुन लीजिए इसको। अगर जो है लिफ्ट नीचे मूव करते हुए रिटार्ड कर रही हो, रिटार्ड कर रही है मतलब बेटा नीचे जा रही है लेकिन स्पीड घटती जा रही है, मतलब 10, 8, 7, 6, 5, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन अपवर्ड है। इसका मतलब ये वाला केस लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? दूसरा केस, लिफ्ट ऊपर जा रही है। मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे एंटर हुए लिफ्ट में, और आपने 10वां फ्लोर मान लीजिए दबाया लिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेट होती है लिफ्ट, और जैसे जैसे 10वें फ्लोर के पास पहुंचती है डिसलरेट होना शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए जो ये वाला केस है कि लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है ना, ऊपर की तरफ मूव कर रही है और रिटार्ड कर रही है।
मतलब ऊपर की तरफ स्पीड 20 से घट के फिर 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो ऊपर मूव करते हुए, अगर लिफ्ट ऊपर मूव करते हुए रिटार्ड हो, तो ये बच्चों यही वाला केस होगा, एज इफ नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही हो, तो नॉर्मल बराबर mg माइनस ए हो जाएगा। तो अगर आप देखो टेक्निकली बच्चों, तो 6 केसेस हैं ये। पहले 2 केस कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, नॉर्मल और mg बराबर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और मूव करती है नीचे और रिटार्ड हो रही है। ठीक है, नीचे मूव करते हुए रिटार्ड हो रही है, तो ये वाला केस होगा। फिर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, रिटार्ड हो रही है, ये केस होगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है, तो ये केस होगा। ठीक है, तो बच्चों अब सवाल आएंगे तो मैनेज हो पाएंगे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, लिख तो लिया ही था बच्चों आप लोगों ने पिछली क्लास में। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल करा देता हूं, क्योंकि सवाल नहीं हुए थे कुछ लास्ट क्लास में, तो हम लोग करेंगे सवाल फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए। हाँ, ओके, थर्ड आ रहा है। 30 सेकंड और वेट करते बच्चों, बाकी लोग भी कर लें, फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं तुम सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठा लो। एक बार हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया इसको? बहुत कम बच्चों ने। अलीगढ़ पाठशाला कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठाइए। अलीगढ़ पाठशाला नहीं हो पाया। जौनपुर पाठशाला कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया, हाथ उठाइए बेटा। वेरी गुड। मुरादाबाद पाठशाला कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया, हाथ उठाइए। ओके, बहुत कम बच्चों ने। बलिया पाठशाला कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? Yes, sir. ठीक, बलिया पाठशाला से कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया बेटा, हाथ उठाइए। कोई नहीं, ठीक है। आगरा पाठशाला, हाँ बेटा, कर लिया तो yes. वेरी गुड, ठीक है। आगरा पाठशाला किसी बच्चे ने सॉल्व किया, आगरा पाठशाला? ठीक है, तो देखिए बच्चों, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं हुआ जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें कोई भी चीज नहीं है ऐसी जो हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करी है। ठीक है, सवाल में बोला गया ब्लॉक ऑफ मास एंड प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अब ये बॉक्स बोल दिया जाए बच्चों, लिफ्ट बोल दिया जाए, ये सेम ही चीज है। कह रहा है कि एक ब्लॉक को एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया गया है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास m है। ठीक है, इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विद एक्सेलरेशन a। डिसेंड्स वर्टिकली, डिसेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर जाना कि नीचे जाना? डिसेंड्स वर्टिकली, नीचे जाना, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और डिसेंड्स का उल्टा क्या होता है बेटा? डिसेंड का उल्टा मान एसेंड्स, बिल्कुल। विद एक्सेलरेशन a the block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the normal of the box। ठीक है, तो बच्चों ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, तो नॉर्मल की वैल्यू जो बोली गई है सवाल में, इक्वल टू 1/4 ऑफ द वेट। तो 1/4 ऑफ द वेट मतलब बच्चों mg/4 है, राइट है। अब बच्चों जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो नॉर्मल की वैल्यू आप कितने लिखते हैं? m टाइम्स g माइनस ए, यही लिखते हैं ना बेटा जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है। तो नॉर्मल की वैल्यू दे रखा है आपको mg/4, तो mg/4 बराबर m टाइम्स g माइनस ए। देखिए यहां से m कैंसिल हो जाएगा, तो g/4
बराबर g माइनस ए। तो बच्चों यहां से a बोल सकते हैं g माइनस जी बाई फोर, यानी 3g/4। तो 3g/4 से पार्ट जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों का सही आ गया था बेटा, हाथ उठा दो जरा। क्या बात है, वेरी गुड। बलिया पाठशाला सही था बेटा आप लोग का? यस सर। गुड। जौनपुर पाठशाला कितने बच्चों का सही था? जौनपुर पाठशाला बहुत बढ़िया। बोलिए बेटा। कल के डिस्कशन से सर एक डाउट था सर। बोलिए बेटा। कल एक आपने स्टेटमेंट लिखवाया था कॉन्टेक्ट, राइट राइट, क्वांटिटीज नहीं बच्चों, ऑब्जेक्ट्स। हाँ ये वाला राइट राइट। आपने वेस्ट वाले में एग्जांपल दिया था, हाँ हाँ, वो नॉर्मल और नहीं नहीं, नॉर्मल एमजी एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। नॉर्मल एमजी का नहीं लिया होगा बेटा, मैंने ऐसा बोला होगा क्योंकि ये मैंने सवाल बोला था। और अगर नॉर्मल एमजी बोला है तो वो नहीं होगा। नॉर्मल एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते हैं वो ऐसे। वेस्ट में। हाँ हाँ, देखिए ये ब्लॉक है मान लीजिए मास m का, तो इस पे ग्रेविटी नीचे लगेगी, ठीक है, और ये जो फ्लोर होगा वो नॉर्मल ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल आया है फ्लोर का ब्लॉक पे, ठीक है, तो ब्लॉक इसका रिएक्शन लगाएगा फ्लोर पे नीचे, है ना। तो ये ब्लॉक फ्लोर पे नीचे लगाएगा नॉर्मल, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन, ठीक है। ठीक, अब एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों इसी पे, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप सारे लोग सॉल्व करिए, जब सबका हो जाएगा तभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोशिश करिए बच्चों, सारे पार्टिसिपेट करिए। एक मिनट का समय है बच्चों, करिए सॉल्व सारे। ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा ले लेना, लेकिन कोशिश करो कि सबका सही हो। ऑप्शन सेकंड। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक बच्चों 30 सेकंड और वेट करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठाइए तो मुझे अंदाजा लग जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, देखिए जरा, और जिन लोग का सही आ गया हो फिर वो बताइएगा मुझे। सवाल बोला गया बच्चों, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट गोज अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/4। तो बच्चों जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ g/4, ठीक है, एक्सेलरेशन g/4 से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेइंग मशीन शोज रीडिंग 50 किलोग्राम वेट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल की रीडिंग होती है वही वेइंग मशीन की रीडिंग होती है ना। तो जो वेइंग मशीन रीड करेगी वही नॉर्मल होगा। तो वेइंग मशीन रीड कर रही है 50 किलोग्राम वेट, मतलब 50 न्यूटन, ठीक है। तो 50 रख देंगे बच्चों नॉर्मल की जगह,
ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला जो लगेगा वो mg प्लस a लग जाएगा, तो a की जगह बच्चों g/4 है। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल। व्हेन द लिफ्ट गोज डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/4, तो बताइए नॉर्मल कितना होगा? तो बच्चों जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो g माइनस g/4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो ले लीजिए बच्चों, रेशियो लेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 50 बाई नॉर्मल बराबर आ जाएगा g प्लस g/4 बच्चों 3g/4 हो जाएगा, और g माइनस g/4 सॉरी g प्लस g/4 हो जाएगा बच्चों 5g/4, है ना, 5g/4, और g माइनस g/4 हो जाएगा बच्चों 3g/4। ठीक है, तो यहां से g/4 कैंसिल हो जाएगा, 5 10, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 किलोग्राम वेट। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ जा रहा होगा तो 30 किलोग्राम वेट उसकी रीडिंग हो जाएगी। कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठाइए बेटा सारे। अलीगढ़ पाठशाला कितने बच्चों का सही था? हाथ उठाइए। अलीगढ़ पाठशाला, बहुत बढ़िया। हल्द्वानी कितने बच्चों का सही था? हल्द्वानी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। हल्द्वानी पाठशाला 04, किसी बच्चे का सही था? 04, ठीक। बच्चों एक और सवाल करते हैं इसी में, ठीक है, मैं अगला सवाल लिखवा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा और फिर सिंप्लीफाई करिएगा। सवाल है, लिखिए, अ लिफ्ट starts moving downward with constant velocity हाँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं बोल रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। लिफ्ट moves with constant velocity in downward direction. Lift moves downward with constant velocity and then starts retarding at starts retarding at 3 meter per second square, starts retarding at 3 meter per second square. हाँ, a lift moves downward with constant velocity, then starts retarding at 3 meter per second square. Find reading of weighing machine. Find reading of weighing machine if mass of person is 70 kg. Find reading of weighing machine if mass of the person inside lift is 70 kg. ओके जी बच्चों, आप 10 ले लेना, ठीक है। ठीक है,
हाँ सर हो गया सर। ठीक है बेटा, एक सेकंड दीजिए बस। ठीक सर ठीक बहुत बढ़िया बच्चों, 10 सेकंड और वेट करते हैं, बाकी फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक, चलिए बच्चों डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कितने बच्चों का सही आ गया। बच्चों सवाल में बोला गया कि एक लिफ्ट मूव कर रही है डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी और फिर रिटार्ड करना शुरू कर देती है एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर पर्सन जो लिफ्ट के अंदर उसका मास 70 किलो हो तो वेइंग मशीन की रीडिंग बता दीजिए जो लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, वेइंग मशीन का रीडिंग मतलब नॉर्मल। अच्छा बच्चों, नीचे की तरफ मूव करते हुए रिटार्ड कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा बेटा? ऊपर की तरफ। ये सबको आइडिया लग गया था ना? यस सर। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए रिटार्डेशन हमेशा स्पीड के ऑपोजिट होगा, आई मीन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। तो अगर नीचे की तरफ मूव करते हुए रिटार्ड तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करते हुए रिटार्ड तो मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। और बच्चों जब भी एक्सेलरेशन अपवर्ड होता है तो नॉर्मल की रीडिंग हो जाती है m टाइम्स g प्लस a। बोलिए सही है बच्चों? यस सर। तो नॉर्मल की वैल्यू हमें निकालनी थी, m की वैल्यू गिवन है 70, g की वैल्यू हो जाएगी 10, a की वैल्यू है 3, 13 सत्ते 91 ना, 910। सही लिख रहा हूं ना बेटा? 910 न्यूटन आ जाएगा आंसर, सही है? यस सर। हाँ सर। कितने बच्चों का आ गया था एक बार हाथ उठा दो तो मुझे अंदाजा लग जाए थोड़ा। बहुत बढ़िया, गुड। तो बच्चों इस टाइप के सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी तो ये आएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा प्रॉब्लम आएगा जो अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि एक ही प्रॉब्लम में आपको बोल देगा कि अपवर्ड एक्सेलरेशन की इतनी है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की इतनी है। ठीक है, तो फिर आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स केस बनेगा उसमें दो केस एक साथ करा देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी या अपवर्ड एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन या अपवर्ड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी रिटार्डेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड रिटार्डेशन, मतलब इस टाइप के सारे। तो कॉम्प्लेक्स केस में क्या होगा कि कोई भी दो केस मिक्स कर देगा। ठीक है, और सिंपल केस होगा तो एक इंडिविजुअली आपसे सॉल्व करा लेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्मल वाले अब सारे सवाल आपसे हो जाएंगे जो लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम के आएंगे। कर लोगे बेटा? बोलिए। आपने इस क्वेश्चन में लिखा है अरे राजा बेटा बाद में हुआ है ना, फिर आगे ये भी तो लिखा है कि देन। क्या लिखा है देखिए, सवाल पढ़िए। लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन स्टार्ट्स रिटार्डिंग एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है फिर रिटार्ड हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, उसके कुछ समय के बाद फिर वो रिटार्ड होना शुरू करेगी। बच्चों एक सवाल देखिए, क्या लगता है आपको कौन सा सही होगा? हाँ ठीक है, फिर से आते हैं, उस पे आएंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलिए मैं फिर से आता हूँ सवाल पे। ठीक है, आप लोग कर लीजिए ये वाला, फिर मैं उस पे आता हूँ। हाँ राजा बेटा, तो ये आप कर लीजिए फिर आएंगे उस पे, ये कर लीजिए आप। फिर से आता हूँ सवाल में, हालांकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, फिर से करूंगा, आप लोग ये कर लीजिए पहले। ऑप्शन 3, ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों असर्शन सही है या गलत है कि अ बॉय फील्स मोर पेन व्हेन ही फॉल्स डाउन? सही है। असर्शन तो सही है ना बेटा, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है ना? ठीक है, रीजन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कुछ संदेह नहीं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। द टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ सीमेंट फ्लोर, द टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ सीमेंट फ्लोर इज स्मॉलर कंपेयर टू दैट ऑफ सैंड फ्लोर। बच्चों एक्सप्लेनेशन भी मुझे सही लग रहा है, तो ये भी ट्रू ही है बच्चों। ठीक है, जैसे आप सीमेंट फ्लोर पे गिरते हो, है ना, ये वही। अच्छा, इसका एक दूसरा सवाल भी है इसी फॉर्मेट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों आप ये देखो,
आप अगर कंक्रीट फ्लोर पे गिरोगे, मान लो कंक्रीट फ्लोर पे गिरते हो, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो सीमेंट फ्लोर होती है ना, ये फ्लेक्सिबल तो होती नहीं है, तो आप गिरोगे और फटाक से आपको रेस्ट पे आना पड़ेगा, गिरे की रेस्ट पे आना पड़ेगा। सैंड में क्या होगा कि गिरोगे तो सैंड वो नहीं होती है, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल, हाँ रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती। सैंड पे गिरोगे तो सैंड आपको आराम से एकोमोडेट करेगी, तो आपको काफी समय मिल जाएगा मोमेंटम को जीरो करने के लिए। तो हो क्या रहा है बच्चों, मान लो जो मैन है वो इंपैक्ट से पहले मैन की वेलोसिटी नीचे की तरफ v है, तो इसका मोमेंटम mv है, फाइनल मोमेंटम बच्चों इसका जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम देखो तो वो mv का ही आ रहा है। सैंड के केस में बच्चों चेंज इन मोमेंटम mv ही आएगा। मान लीजिए सैंड है, ठीक है, सैंड है ये, मान लीजिए है ना, सैंड है कुछ ऐसा, और आदमी जंप कर रहा है, तो जंप करने से मतलब सैंड में गिरने से पहले वेलोसिटी मान लीजिए नीचे की तरफ v है, अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगा सैंड पे भी, तो चेंज इन मोमेंटम सैंड के केस में भी mv होगा। लेकिन बच्चों सीमेंट के केस में क्या है, चूंकि फ्लेक्सिबल नहीं, तो गिरते ही रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब जो इसके रेस्ट पे आने का ड्यूरेशन है वो बहुत कम होगा, यानी टाइम ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि mv अपॉन टी ही तो फोर्स होता है, तो जो समय है वो बहुत कम होगा सीमेंट के केस में, इसलिए यहां पे जो सीमेंट फोर्स लगाएगी मैन पे वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। यहां बल्कि बच्चों जब वो कूदेगा तो सैंड रोकने में उसको समय ज्यादा लगाएगी, मतलब टी ज्यादा होगा, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, एक में समय कम है, एक में समय ज्यादा है, तो सैंड के केस में समय ज्यादा हो जाएगा, तो सैंड जो मैन पे फोर्स लगा रही थी वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फोर्स कम हो गया तो इसलिए उसको कम इंपैक्ट फील होगा, सीमेंट के केस में उसको इंपैक्ट ज्यादा फील होगा, क्योंकि पर्सन को रुकने में थोड़ा सा कम समय लगेगा। मेरी बात समझ में आई है बच्चों आप सभी को? Yes, sir. पक्का आ गई है? Yes, sir. तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो फर्स्ट वाला होगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बच्चों इसमें थर्ड लॉ कहां यूज हो गया, ये क्यों लिख दिया, ये स्टेटमेंट एक्शन रिएक्शन, ये कहां यूज हो गया इस क्वेश्चन में? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हाँ तो जब वो क्योंकि सर ना मैं तो लेकिन वेरी गुड। जब वो मैन, देखिए जब वो मैन रेस्ट पे क्यों आया होगा, मैन रेस्ट पे इसलिए आया होगा क्योंकि सीमेंट ने मैन पे फोर्स लगाया, ठीक है, इसलिए मैन रेस्ट पे आया होगा। तो सीमेंट ने मैन पे फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स मैन लगाएगा सीमेंट पे, तो इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन लगेगा, मैन का एक्शन होगा सीमेंट पे और सीमेंट का रिएक्शन होगा मैन पे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ भी आएगा। क्या बेटा? पेन तो रिएक्शन से हुआ है, लेकिन वो रिएक्शन आया क्यों? क्योंकि जब मैन एक्चुअली आप ऐसा समझो कि जैसे सीमेंट है, ठीक है, कोई चीज आके गिर रही है, कोई चीज आके गिर रही है तो उसको हिट कर रही है ना, है ना, हिट कर रही है, तो एक्शन हो गया, और जो हिट कर रहा है उसको जो पेन फील होगा वो रिएक्शन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें दोनों लॉज इन्वॉल्व है बच्चों, एक तो न्यूटन का सेकेंड लॉ तो है ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, और एक्शन रिएक्शन पेयर भी इन्वॉल्व है बच्चों। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल है, जैसे कोई बॉल, अगर क्रिकेट की बॉल हमारी तरफ तेज आ रही है, तो हम लोग हाथ पीछे खींच के कैच करते हैं ना। Yes, sir. कोई बच्चा इसका एक्सप्लेनेशन देगा क्यों, ऐसा क्यों? जिससे कि उसका टाइम बढ़ जाए और फ्लोस कम लगे। वेरी गुड, टाइम बढ़ जाए, हाँ टाइम बढ़ जाए, फोर्स कम हो जाए, टाइम घटाएंगे नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल है, हम लोग स्कूल के समय में जब गलती करते थे तो टीचर्स वो छड़ी मारते थे, तो कुछ टीचर्स ऐसे तेज मारते थे, तो उनका मतलब बड़ी स्टिक होती थी, मारते थे, तो हम लोग हाथ ऐसे कर लेते थे, है ना। तुम लोग खाए हो कभी छड़ी वड़ी? अब तो बंद हो गया, खैर टीचरों पे केस हो जाते हैं, लेकिन पहले मारते थे। पढ़ रही है? तो उस समय पता तो नहीं था कि हाँ ठीक है, तो ठीक है, चालू है सिलसिला, मतलब तो हाँ वही, तो उस समय न्यूटन का लॉ, हाँ न्यूटन का लॉ तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि ऐसे मार खाओ ना, दोस्त लोग बताते थे कि भाई मारे तो ऐसे कर लेना, हाँ डस्टर पेन से, तो अरे वाह वाह, अरे इतना तुम लोग इतना मार खाए हो? इतना नहीं खाए हम लोग, लेकिन खाए हैं कभी कभी, तुम लोग तो बहुत खाए हैं। तो उसमें यही होता था बच्चों कि आप समय ज्यादा लग जाता है बच्चों, तो समय ज्यादा लग जाता है तो फोर्स कम लगता है, इसलिए इंपैक्ट कम होता है। तो टीचर भी होशियार थे, उनको तो आता ही था न्यूटन लॉ, तो वो हाथ पकड़ लेते थे कि आप चलो आओ, ऐसे हाथ पकड़ के फिर खैर आपकी तो बड़ी याद है जो भी हो।
हमारी तो है भैया, हम तो एक्चुअली मेरा जो स्कूल था उसमें वो मार खाने के लिए फेमस था, ठीक है। तो वहां पे तो है यादें। चलो खैर, आ जाओ बच्चों, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को तकलीफ थी, बेटा फिर से ध्यान से सुनिए, जिनको भी तकलीफ है प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। हालांकि रिटार्डिंग वाले केस नहीं बने, पर पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनिए, और अपना जो गूगल है उसको मत चलाइएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बस मुझे सुनिए। अगर कोई चीज नीचे की तरफ मूव कर रही है और मैं बोल दूं कि वो रिटार्ड हो रही है, तो उसका मतलब ध्यान से समझिए। नीचे की तरफ मूव करते हुए रिटार्डेशन का मतलब होता है कि 20 मीटर पर सेकेंड से घट के 18 हो गया, 18 से घट के 15 हो गया, 15 से घट के 5 हो गया, 3 2 1 0, यही तो रिटार्डिंग हुआ। बोलिए, Yes, sir. अगर यही बेटा रिटार्डिंग है तो स्पीड घट रही है, आप देख रहे हो 20 से 18, 15, 5 3 2 1। अगर स्पीड घट रही है तो मुझे बताओ ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्सीलरेशन स्पीड के डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, या एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो, बोलो। ऑपोजिट हो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लिफ्ट रिटार्ड हो रही, नीचे की तरफ मूव करते हुए रिटार्ड हो रही है, इसका मतलब जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। बोलिए सही है। तो ये केस बिल्कुल वैसा ही केस हो गया, ये केस बिल्कुल वैसा ही केस हो गया एज इफ लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए मूव कर रही हो, क्योंकि एक्सीलरेशन तो दोनों का ऊपर हो गया। अब ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एम जी प्लस ए। समझ में आ रही बात? तो वही वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। हाँ, एक और बच्चों इसमें देखिए, बर्ड केज प्रॉब्लम बच्चों, ये बहुत ज्यादा आता है, और जिस तरह से लिफ्ट ब्लॉक प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सेम है। दो केसेस बच्चों इसमें जनरली पूछे जाते हैं बर्ड केज प्रॉब्लम में, दोनों केसेस एक एक करके डिस्कशन करते हैं। एक तो बच्चों केस होता है एयर टाइट केज। एयर टाइट केज का मतलब हो गया बच्चों कि जो एयर प्रेजेंट है केज के अंदर, ठीक है, जो एयर प्रेजेंट है केज के अंदर, वो केज से ना बाहर जा सकती है, और बाहर वाली एयर ना ही केज के अंदर आ सकती है, ठीक है, एयर टाइट केज। हाँ हाँ, जो क्वेश्चन था, can you tell? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था इसमें जी निगेटिव मतलब नीचे की तरफ ही था, है ना, और वही मान के यहाँ पे निकाला है, ठीक है। जो आप जहां पे मैंने इसको रिजल्ट को डिराइव किया, अगर आप वहां देखोगे ना, तो एक्सप्रेशन नीचे की तरफ ही लेके चला है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो ऑलरेडी आपको वैल्यूज रखनी है केवल। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें फिर से वही आप दिमाग मत लगाना कि अच्छा रिटार्ड हो रहा है तो -1 -3 क्यों नहीं रख दे रहे हैं। ये सब कुछ सोच के, रिटार्डेशन सोच के, जी की वैल्यू नीचे सोच के ही ये रिजल्ट निकाला गया है, ठीक है। तो फिर अब इसमें आप कुछ चेंज मत करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए, तो बर्ड केज प्रॉब्लम के बारे में बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था, 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान सा केस है, मैं लिखवा दूंगा इसको बाद में आपको। दो केसेस बच्चों होते हैं, एक तो एयर टाइट केज होता है। एयर टाइट केज का मतलब क्या हो गया कि बच्चों जो बर्ड प्लस केज है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर बाहर नहीं जा सकती, और बाहर वाली एयर अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। इसी में बच्चों दूसरा केस होता है जो केज नॉर्मल केज हम लोग देखते हैं। एयर टाइट केज में तो कौन ही पंछी रखता है ना बच्चों, है ना, बर्ड्स रखते नहीं। जो नॉर्मल केज होता है, जो स्टील का जाली वाला केज होता है, ठीक है, वो हमारा होता है जिसमें एयर फ्लो अलाउड होता है ना। तो इसमें एयर, जो दूसरा वाला केस होगा बच्चों, उसमें एयर फ्लो अलाउड है, मतलब बाहर की जो एयर है वो अंदर आ सकती है और अंदर वाली एयर बाहर जा सकती है, मतलब एयर ट्रैप्ड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल केज है ये वाला, जो हम लोग घरों में देखते हैं वो ये वाला केज है। ये एक ऐसी बस प्रॉब्लम बनाने के लिए एक एयर टाइट केज रख दिया गया है। अब बच्चों इसमें दोनों केसेस में केज के अंदर बर्ड है, ठीक है, केज के अंदर बर्ड, ठीक है, बर्ड है, मान लीजिए केज के अंदर बर्ड। अब ये बर्ड के 3 केसेस हो सकते हैं बच्चों। केज नहीं मूव कर रहा है, केज रेस्ट पे है, और ये बर्ड मूव करेगी, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं बर्ड की मूव करने की। पहली पॉसिबिलिटी है बच्चों कि बर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा वाला केस है बच्चों कि बर्ड कुछ इस तरह से मूव करे कि एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, किसका, बर्ड का। केज नहीं मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, केज नहीं मूव कर रहा है, केवल बर्ड मूव कर रही है, ठीक है।
तो बर्ड इस तरह से मूव कर रही है कि एक्सीलरेशन अपवर्ड है। और तीसरा केस बच्चों आप सारे समझ गए होंगे, क्या होगा बेटा तीसरा केस, कोई बताएगा? एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। बर्ड इस तरह से फ्लाई कर रही है बच्चों कि जो बर्ड का एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक एक करके तीनों केस डिस्कशन करते हैं। सवाल ये है कि बर्ड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एक्सीलरेशन अपवर्ड मूव करे या एक्सीलरेशन डाउनवर्ड मूव करे, और ये जो केज और बर्ड सिस्टम है बेटा, ये एक वेइंग मशीन में रखा हो, ठीक है, इस केज प्लस बर्ड सिस्टम को एक वेइंग मशीन में रख दिया है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए बर्ड प्लस केज सिस्टम, जब बर्ड उड़ नहीं रही है, बर्ड केज के नीचे फ्लोर पे बैठी हुई है, नहीं फ्लाई कर रही है, अगर इसका वेट कुछ W मान ले, जब बर्ड फ्लाई नहीं कर रही है, केज के फ्लोर पे बैठी हुई है, उसका वेट कुछ W मान ले, और फिर बच्चों बर्ड फ्लाई करने लगे, है ना, इन तीन केसेस में से किसी भी केस में फ्लाई करने लगे, तो मान लीजिए बेटा इसका जो वेट चेंज होके W डैश हो गया है, तो फिर आपको कंपेयर करना है कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, W ज्यादा होगा W डैश ज्यादा होगा, कंपेयर करना है इन केसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहला केस एक्सीलरेशन अपवर्ड से बच्चों डिस्कशन करता हूं, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड पे आ जाएंगे। एक्सीलरेशन अपवर्ड, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि कोई भी बर्ड है या कोई प्लेन है, कुछ भी मान लीजिए, वो क्यों ऊपर की तरफ उड़ता है, क्योंकि वो, जैसे बर्ड का केस स्पेशली देखते हैं, एरोप्लेन तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बर्ड का केस लेते हैं, तो बर्ड इसलिए ऊपर उठ पाते बच्चों क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी विंग से जो आसपास की एयर होती है उसको नीचे कंप्रेस करते हैं, उसको नीचे प्रेस करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई बर्ड है और ये बच्चों उसके विंग्स हैं, ठीक है, ऐसे उसके विंग्स हैं, ठीक है। तो इन विंग्स से क्या करते हैं बर्ड, कि जो आसपास की एयर होती है ना, जो एयर है उसको प्रेस करते हैं, उसको नीचे की तरफ धक्का देते हैं, नीचे की तरफ धक्का देते हैं। उस नीचे की तरफ धक्के की वजह से इन बर्ड्स पे रिएक्शन लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जैसे बर्ड ने नीचे की तरफ धक्का दिया, इस पे रिएक्शन लग गया ऊपर की तरफ, तो बर्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी को? तो अब एयर टाइट पिंजरा है बच्चों, अगर बर्ड को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है, तो बर्ड के आसपास जितने भी गैस है, जितने भी एयर है, उसको नीचे की तरफ कंप्रेस करेगी, ठीक है, ताकि वो ऊपर की तरफ जाए। बोलिए सही है बात बेटा ये? ठीक है, तो अगर वो नीचे की तरफ कंप्रेस करेगी ताकि ऊपर की तरफ बर्ड मूव करे, तो जो एयर है, जो यहां पे एयर बंद है, वो फ्लोर ऑफ केज को नीचे की तरफ पुश करेगी। जो केज का फ्लोर है, जैसे एयर टाइट है ना, एयर टाइट है, एयर बाहर फ्लो नहीं कर सकती, तो जैसे ही वो बर्ड नीचे की तरफ एयर को प्रेस करेगी, ठीक है, एयर का कुछ वेट है, सब कुछ है, तो वो नीचे की तरफ एयर को प्रेस करेगी, तो जो एयर यहां प्रेजेंट है ना, जो फ्लोर के पास एयर प्रेजेंट है, वो इस जो फ्लोर ऑफ द केज है उसको नीचे की तरफ प्रेस करेगी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो वेट ऑफ वेइंग मशीन, मतलब वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी, वो बच्चों ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? क्या लगता है तुम लोग को? मैं फिर से समझा रहा हूं, बर्ड नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, पूरा एयर टाइट है ना, एयर कहीं लीक नहीं हो सकती, और जो बर्ड है वो नीचे की तरफ एयर को प्रेस कर रही है ताकि वो ऊपर जा पाए, तो नीचे की तरफ एयर को प्रेस कर रही है, तो ये जो यहां पे एयर प्रेजेंट है, उसके एयर मॉलिक्यूल जो बेस ऑफ द केज है उसको भी नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। यस और नो? सर बराबर नहीं रहेगी क्योंकि हवा के बाहर रहेगी। नहीं, ऊपर की हवा बाहर नहीं जा रही, तो हवा का जो वेट है वो तो फिक्स है, ठीक है, हवा का वेट तो फिक्स है, और जो बर्ड है वो एक्स्ट्रा अपने एफर्ट लगा के गैस को नीचे दबा रही है, एयर को नीचे दबा रही है, ठीक है, वो ताकि वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे सोचो बच्चों कि जो बर्ड है, अगर इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना है, ऊपर की तरफ अगर बर्ड एक्सेलरेट होना चाहती है, हाँ, मेरी बात सुन लो थोड़ा सा, अगर बर्ड बच्चा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना चाहती है, तो मुझे बताओ बच्चों, बर्ड को ऊपर की तरफ कोई फोर्स चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बोल दो, बस इतना बोल दो। इसके बिना तो एक्सेलरेट नहीं हो सकती ना।
आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए असाइड करिए, जैसे मैं समझा रहा हूं उस तरह से समझिए, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं जैसे समझा रहा हूं उस तरह समझिए। अगर बेटा बर्ड को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना है तो ऊपर की तरफ इस पे एफ अपथ्रस्ट लगना चाहिए, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा तभी एक्सेलरेट हो पाएगी। बोलिए सही है? अच्छा, अब बच्चों ये अपथ्रस्ट आ कहां से रहा होगा? ये क्योंकि ये जो बर्ड के विंग्स हैं वो हवा को नीचे दबा रहे हैं, और उन हवा को नीचे दबाने की वजह से, हवा को नीचे कंप्रेस करने की वजह से उस पर रिएक्शन लग रहा है, वो ऊपर जा रही। बोलिए सही है? तो अगर बेटा बर्ड पे, ध्यान सुनिएगा, अगर बर्ड पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, तो ये जो नीचे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनको ये बर्ड कंप्रेस कर रही है, जिनको नीचे की तरफ दबा रही है, क्या बच्चों उन पे रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एफ यू? मानते हो ये बात? ये क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चों या नहीं होंगे? हैं, क्योंकि ये जो एफ अपथ्रस्ट नीचे पे लग रहा है वो किस पे लग रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है। और ये वाला एफ अपथ्रस्ट किस पे लग रहा है? बर्ड पे लग रहा है। तो ये एफ अपथ्रस्ट नीचे की तरफ। और बच्चों अगर आप देखो, जो भी गैस, ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर से कोई भी चीज ना बाहर जा रही है ना इस चैम्बर से कोई चीज अंदर आ रही है। बोलिए सही है? तो वेट तो डब्ल्यू ही था, क्योंकि कोई चीज बाहर नहीं जा रही, कोई चीज अंदर नहीं आ रही है। ठीक है, जब बर्ड ने ऊपर चलना शुरू किया तो बर्ड ने एफर्ट्स लगाए, है ना, गैस को नीचे की तरफ कंप्रेस किया। उस गैस को कंप्रेस करने की वजह से एफ अपथ्रस्ट बर्ड पे लगा, बर्ड ऊपर गई, और उसका रिएक्शन एफ अपथ्रस्ट नीचे आया, है ना। और चैम्बर में ऑलरेडी जो इंटैक्ट था, चैम्बर में कोई चीज चेंज तो नहीं हुई ना, वो तो एज इट इज रही। तो लेकिन ये एक्स्ट्रा एफ अपथ्रस्ट लगा बर्ड पे, क्योंकि बर्ड को ऊपर उड़ना था, उसका रिएक्शन आ गया एफ अपथ्रस्ट नीचे की तरफ, है ना, जिसकी वजह से जो रीडिंग होगी वेइंग स्केल की वो क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी या बढ़ जाएगी? मतलब चेंज हो जाएगी तो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी? बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, 1 मिनट में आपको इसमें थोड़ा सा लिखवा देता हूं, उसके बाद आप आराम सोचिए, फिर किसी को डाउट रहेगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। लिखिए बच्चों, बर्ड केज प्रॉब्लम्स, हेडिंग डालिए बर्ड केज प्रॉब्लम्स। देयर आर टू केसेस, हाँ हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए आप। बर्ड केज प्रॉब्लम मेन हेडिंग होगी, तो उसमें लिखिए देयर आर टू केसेस, केस वन एयर टाइट केज, केस वन एयर टाइट केज। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बेटा। ठीक है ठीक है, मेन हेडिंग डाले आप बर्ड केज प्रॉब्लम्स। हाँ बेटा, मेन हेडिंग डाला आपने बर्ड केज प्रॉब्लम, हाँ, उसके नीचे लिखिए देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस, केस नंबर वन एयर टाइट केज, केस नंबर टू एयर फ्लो इज अलाउड, केस नंबर टू एयर फ्लो इज अलाउड। अब बच्चों इसमें भी लिख लीजिए, पहला केस एयर टाइट केज, पहला केस लिख लीजिए एयर टाइट केज।
एयर टाइट केज में लिखिए बच्चों, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज there are 3 possibilities possibility number 1, possibility number 1, bird moves with upward acceleration. Bird moves with upward acceleration. Bird moves with upward acceleration. लिखा बच्चों? बेटा कहां तक लिख पाए हो तुम लोग? ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं, लिखिए। weight of bird plus cage, weight of bird plus cage will increase because bird will push surrounding air downwards. Bird will push surrounding air downwards. लिख लिया बच्चों? ठीक, मैं फिर से देखिए एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। हाँ, राइट। बर्ड को मान रहे हैं और एयर को मान रहे हैं। मतलब एयर जो है तुम्हारा और बर्ड है और केज है। हाँ, हम्म, हाँ, ठीक है, मैं समझाता हूं। पहले एक बार आप, मैं जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर आपका भी डाउट मैं लेता हूं, ठीक है? हाँ, बोलिए। ठीक है, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा बेटा मुझे। देखिए ध्यान सुनिए, तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, एयर टाइट केज है और एक एयर फ्लो जिसमें अलाउड है। ठीक है, 2 केस बनेंगे, है ना? एक में एयर टाइट केज है और एक में एयर फ्लो अलाउड है। ठीक है, अब जो एयर टाइट केज है सबसे पहले उसको डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें बच्चों क्या हो रहा है ना, शायद मैं जो इंफॉर्मेशन था उसको प्रॉपरली कन्वे नहीं किया हूं।
देखिए क्या है कि जो बर्ड प्लस केज प्लस एयर है ना, ये तीन चीजें इसमें है। बर्ड है, ठीक है, केज है, और उस केज के अंदर हवा है, ठीक है। अब बर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो वेइंग मशीन में ये तीनों आपने वेट करा, इसका जो वेट है वो W है, ठीक है। अब ये बर्ड ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करती है, ठीक है, बर्ड ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करती है। तो कैसे ऊपर की तरफ उड़ पाएगी, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कैसे हो पाएगी? तो उसका ये कारण होगा कि ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होने के लिए इस पे एफ अपथ्रस्ट लगेगा, है ना, बर्ड पे एफ अपथ्रस्ट लगेगा, तभी वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो पाएगी या ऊपर की तरफ उड़ पाएगी, ठीक है। तो उसका जो एफ अपथ्रस्ट है, उसका रिएक्शन एफ अपथ्रस्ट जो सराउंडिंग की गैस होगी उस पे नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो बर्ड का जो एफ अपथ्रस्ट है वो डाउनवर्ड्स लगेगा। अब कुछ भी सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, मतलब बर्ड भी सिस्टम के अंदर है, ठीक है, बर्ड भी सिस्टम के अंदर है, और एयर भी ट्रैप्ड है, एयर भी कहीं नहीं मूव कर रही है, केज का वेट तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा एफ अपथ्रस्ट आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा एफ अपथ्रस्ट आ रहा है, इस एक्स्ट्रा एफ अपथ्रस्ट की वजह से जो ओवरऑल सिस्टम है, केज प्लस बर्ड प्लस एयर, है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ये बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है? आ रहा है, ठीक है। जिशान मैं आता हूं आपके सवाल पे, ठीक है, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, है ना। फिलहाल आप ये समझो कि जो एयर टाइट केज है, अगर उसमें बर्ड उड़ रहा है ना, बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो उसको जो ऊपर की तरफ एफ अपथ्रस्ट मिलेगा, जो उसकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन का कारण है ये, मतलब उसको ऊपर की तरफ एफ अपथ्रस्ट मिलेगा, यानी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो उसको मतलब उसको एफ अपथ्रस्ट क्यों मिला होगा? क्योंकि उसने सराउंडिंग की गैस को नीचे की तरफ पुश किया होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ सराउंडिंग की गैस को पुश कर रहा है, कुछ भी सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, मतलब केज प्लस एयर प्लस बर्ड सारा केज के अंदर है, ठीक है। तो ये एफ अपथ्रस्ट एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा एफ अपथ्रस्ट उस पूरे सिस्टम के वेट को बढ़ा देगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। एब्सोल्युटली वही वही है, एग्जैक्टली exactly. अरे रुको एक सेकेंड, देखो ये बायंसी नहीं है, बायंसी में एयर डिस्प्लेस होती है, ठीक है, बायंसी नहीं है। जैसे आप ये मान लो कि स्विमिंग कर रहे हो आप, है ना, स्विमिंग कर रहे हो तो पानी है, ठीक है, तो स्विमिंग में आप आगे कैसे बढ़ते हो? क्योंकि आप पीछे वाला जो पानी है उसको डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, उसको आप धक्का देते हो पीछे, उसकी वजह से आप पानी में आगे बढ़ते हो। ये कुछ उस टाइप की कहानी है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको बर्ड नीचे की तरफ पुश कर रही है, उसकी वजह से उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा है, एफ अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है, उसका रिएक्शन लग रहा है नीचे, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स में, है ना। और इस एक्स्ट्रा एफ अपथ्रस्ट की वजह से पूरा जो सिस्टम का वेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बोलो क्लियर है यहां तक? बर्फ में फंस जाता है मतलब? हाँ, मतलब जहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है वो कुछ कोई चीज बाहर की तरफ फेंक दे, तो जिस डायरेक्शन में फेंकेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। हाँ ठीक, ठीक है, बोलिए। एफ अपथ्रस्ट नहीं, एमजी से ज्यादा, या हाँ, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा ये देखो, एफ अपथ्रस्ट बिल्कुल जो इसका मतलब इंडिविजुअल आप बर्ड का देखोगे तो उसके एमजी से ज्यादा होगा, सही है। बर्ड के एमजी से एफ अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, तभी वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर उससे कम हो गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, और उसके बराबर हो गया एफ अपथ्रस्ट और बर्ड का एमजी बराबर हो गया तो फिर एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड केस करवाता हूं मैं इसका, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर तुम लोग को इतना कुछ समझ में आया होगा बेटा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का आंसर करने की कोशिश करोगे क्या थोड़ा बहुत? एयर टाइट केज में कांस्टेंट वेलोसिटी से बर्ड ऊपर मूव कर रही है, क्या लगता है बच्चों तुम लोग को?
सेम रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बच्चों। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो ये जो एफ अपथ्रस्ट जो उसको मूव कर रहा था, इसका मतलब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी जीरो। और अगर वो जीरो है तो ये नीचे की तरफ भी एफ अपथ्रस्ट नहीं लगेगा। बोलिए बच्चों, ठीक है? और नीचे की तरफ ये वाला भी एफ थ्रस्ट नहीं होगा, तो जो वेट बढ़ा रहा था क्या वो फैक्टर चला गया है? अगर वो फैक्टर चला गया है बच्चों, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जो ऑब्जर्व नया वाला वेट होगा, क्या बच्चों पहले वाले वेट के बराबर होगा? ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें समझ गए होगे तो तीसरे वाले का आंसर दे पाओगे क्या? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। देखिए इस वाले केस में क्या होगा, अगर वो नीचे की तरफ बर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो बर्ड पे लगने वाला एफ अपथ्रस्ट किधर होगा? बर्ड अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो बर्ड पे लगने वाला एफ अपथ्रस्ट किधर होगा? नीचे की तरफ। तो जो सराउंडिंग के गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे रिएक्शन किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो एफ अपथ्रस्ट, ये जो ऊपर लग रहा है, वो ओवरऑल मतलब एक ही एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ऊपर की तरफ, है ना? तो ओवरऑल वेट को क्या करेगा? कम कर देगा। तो नया जो ऑब्जर्व वेट होगा, जो नया ऑब्जर्व वेट होगा डब्ल्यू डैश, वो पहले वाले वेट के कंपेरेटिवली क्या होगा बच्चों? कम होगा। और सेकंड वाले केस में क्या था? ऑब्जर्व वेट पहले वाले वेट के कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई है बच्चों थोड़ा बहुत? उससे हाँ, उससे देखिए चूंकि हाँ, चूंकि केज, हाँ मैं बता देता हूँ। कोई एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वेइंग मशीन केज के अंदर होगी या केज के बाहर? बच्चे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वेइंग मशीन आप अंदर भी रखो या बाहर रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर रख देंगे तो केज का वेट वो नहीं नोट कर पाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए बेटा। तो वेट बढ़ेगा या घटेगा उस पे इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा कि मशीन अंदर है या बाहर है। देखिए अगर मशीन बाहर रखेंगे तो वो केज का भी वेट नोट कर लेगी, और मशीन अंदर रखेंगे तो बर्ड प्लस एयर बस आएगा। ठीक है, अगर वेइंग मशीन बाहर रखेंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ठीक, मैं इसका आंसर करता हूं। ठीक है, ये ठीक ठाक डाउट पूछा है तुमने, मैं इसका आंसर करता हूं। ये पहले बताओ बच्चों, ये तीनों केस तुम लोग को क्लियर हुए हैं क्या? डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश लेस देन डब्ल्यू। मैं फिर से बता देता हूं, सारे ध्यान से सुनना। हाँ मैं फिर से बताता हूं, ध्यान सुनना। जब बच्चों एक्सेलरेशन अपवर्ड है, यानी बर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अगर बर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चों तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, बर्ड को एक्सेलरेशन नॉन जीरो चाहिए अगर ऊपर की तरफ मूव करना है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो चाहिए। अगर बेटा एक्सेलरेशन नॉन जीरो चाहिए तो बर्ड पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगना चाहिए। ठीक है, अब ये अपथ्रस्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये अपथ्रस्ट जीरो नहीं होगा, एफ अपथ्रस्ट नॉन जीरो होगा। अगर बर्ड को ऊपर की तरफ एफ अपथ्रस्ट मिल रहा है तो जो सराउंडिंग की उसकी गैस है, जो सराउंडिंग की उसकी गैस है, उस पे एफ अपथ्रस्ट नीचे की तरफ लगेगा, और यही जो एक्स्ट्रा फोर्स है यही वेइंग मशीन की रीडिंग को बढ़ा देगा। तो जब बच्चों बर्ड ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही होगी तो जो उसका ऑब्जर्व वेट होगा वो ओरिजिनल वेट से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या पहला वाला केस सबको? बोलना पड़ेगा बेटा। हाँ, अब रुक जाओ थोड़ा सा, पहले इस पे फोकस करते बेटा ना, फिर आपके जो अलग अलग केसेस के डाउट हैं वो एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले इस पे कर लो, सारी चीजों को मिक्स करोगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा केस, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है मतलब कोई भी ऊपर की तरफ एफ अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, नीचे की तरफ भी एफ अपथ्रस्ट नहीं लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर था जो वेट बढ़ा रहा था, क्या बच्चों वो फैक्टर नहीं रहा? बोलिए। अगर वो फैक्टर नहीं रहा तो क्या बच्चों दोनों वेट बराबर हो जाएंगे इस बार? और अगर वो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन बर्ड का डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है बर्ड का, यानी बर्ड नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब उस पे लगने वाला एफ अपथ्रस्ट भी, मतलब अब इसको अपथ्रस्ट क्या है, मतलब नीचे की तरफ उस पे फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो उस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी उसने अपने सराउंडिंग में फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया होगा। बोलिए बेटा। अगर उसने अपने
एफ अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगा दिया होगा, ठीक है, एफ अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगा दिया होगा, तो जो ये वेट है, जो वेइंग मशीन के अंदर जो एयर है उस पे वेट ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो जो ऑब्जर्व वेट है वो ओरिजिनल वेट से कम हो जाएगा। बोले क्लियर है? ठीक है, मैं ये दोनों केसेस भी लिखवा देता हूं, फिर आपके कुछ और समस्याएं हो, लेकिन रिपीट मत करवाइएगा, कुछ और अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। सेकेंड केस लिखिए बच्चों, बर्ड मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब हम लोगों ने ये कर लिया एक्सेलरेशन अपवर्ड, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कर रहे हैं। जब लिख लेना तो बताना बच्चों, मैं बोलूंगा इसको। लिखिए, when when bird accelerates downward, when bird accelerates downward, force on bird is downward, हाँ, when bird accelerates downward, force on bird is downward, force on bird is downward, it means reaction on surrounding air is upward, reaction on surrounding air is upward, hence weight of weighing scale will be less. Weight of weighing scale will be less. अगला केस लिखिए बच्चों, bird moves with constant velocity. Bird moves with constant velocity. लिखिए बेटा इसमें, as velocity of bird is constant, as velocity of bird is constant, as velocity of bird is constant, as velocity of the bird is constant, no change in the weight observed by weighing scale. No change in the weight observed by weighing scale.
बच्चों लिख लिया सबने? ठीक ठीक। अब बच्चों देखो, एक इसका मैं थोड़ा सा और मैं सोच रहा था कि और कोई एग्जांपल इसका डे टू डे लाइफ से लेके तुम लोग को समझा सकता हूं। बच्चों कभी देखना, अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ, ठीक है, वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ और आप नीचे से उछलना शुरू करो वेइंग स्केल पे, मतलब आपके पैर कांटेक्ट नहीं छोड़ने चाहिए, नहीं तो पैर कांटेक्ट छोड़ देंगे तब तो जीरो ही हो जाएगा। जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होकर ऊपर उछलना शुरू करो। अब ऊपर उछलने का मतलब आपको वेइंग स्केल का सरफेस नहीं छोड़ना है। जैसे हम लोग उछलने की तैयारी करते हैं ना, तो पहले नीज बेंड करके ऐसे नीचे जाते हैं, फिर ऐसे उछलते हैं ना। तो जो नीज बेंड करके आप नीचे गए, जैसे आप ऐसे हो, आप नीज बेंड करके नीचे चले गए, ठीक है, आप उछलने के लिए तैयार हो रहे हो, अभी उछले नहीं हो, नीज बेंड करके नीचे गए हो, नीज बेंड करके नीचे से जाने से लेकर नीज बेंड तक, ऊपर आने तक, है ना। मतलब जैसे ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, मैं वेइंग स्केल पे खड़ा हूं, नॉर्मल पोजीशन ऐसा। अब मुझे वेइंग मशीन पे उछलना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने नीज नीचे बेंड करूंगा। बच्चों ऐसे ही उछलोगे आप, ठीक है। तो बेंड नी यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने तक आप देखोगे ना, ऐसे जोर से अगर आप आओगे तो आप देखना वेइंग स्केल की रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब आप ऐसे नीज बेंड करके ऐसे आप ऊपर आ रहे हो ना, तो आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो। आप जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो तो नीचे आप ज्यादा वेट से वेइंग मशीन को प्रेस करते हो, ताकि आपकी बॉडी को ऊपर एक्सेलरेशन मिले, तो वेइंग स्केल की रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बर्ड का भी केस बच्चों ऐसे ही है कि एयर टाइट सिस्टम है, उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है, ठीक है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना है तो क्या करेगी, पूरे सिस्टम को नीचे प्रेस करेगी, ठीक है, पूरे सिस्टम को नीचे प्रेस करेगी, तो ओवरऑल वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर वेइंग मशीन को अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे। देखो, आप अंदर रखोगे तो वेट का जो वेट ऑफ द केज है वो रीडिंग में इंक्लूड नहीं होगा। बाहर रखोगे तो वेइंग स्केल का जो वेइंग स्केल है उसमें वेट ऑफ द केज भी इंक्लूड हो जाएगा। और देखो, वेट ऑफ केज, बर्ड ऊपर जा रही है, ऊपर एक्सलेट हो रही है या नीचे एक्सलेट हो रही है, केज के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अंदर रख देंगे तो थोड़ी सी रीडिंग, मतलब जैसे सब मिला के मान लो 10 किलो है, आप केज के अंदर रख दोगे तो सब मिला के केज का वेट माइनस हो जाएगा, 8 किलो हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही होगा। तो बच्चों तुम कुल मिला के, मैंने कोशिश की है तुम लोग को जितना प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊं करा है। बाकी तुम लोग को याद, देखो ये याद रखना है, बोलो दिमाग में रह पाएगी चीज या नहीं रह पाएगी, बोलो। Yes, sir. हाँ, एक्चुअली देखो यार, नहीं हाँ 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 मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आपको कुछ ऐसे देता हूं। अब अभी जैसे मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, फिर इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं। देखो आपको ये अल्टीमेटली रिजल्ट याद रहने चाहिए। मैंने कोशिश करी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की। एक बच्चे ने और डाउट पूछा तो उसको भी आंसर करता हूं। देखिए बेटा, आप जैसे ये पूरी चीज है ना, एयर है, केज है और बर्ड है, ठीक है। अब इस पूरी चीज का वेट mg है, ठीक है। अब इसमें से ये जो बर्ड है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है ना, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो बेटा आप एक चीज समझो कि अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज तो होगी जो उसको ऊपर की तरफ ले जा रही होगी। बोलो बेटा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना जो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा है उसका रिएक्शन तो नीचे आएगा ना, बोलिए। हाँ, केज नहीं कहीं जा रहा है। मैं तुम्हें फिर से, अगर तुम पूरे सिस्टम को देख रहे हो ना, तो हाँ उसी का उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि देखो पूरी केज, पूरी चीज है ना, वो mg है, ठीक है। अब अगर ये चीज मूव कर रही है ना ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो कोई चीज तो होगी जो उसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर पुश कर रही होगी, ठीक है, बोलो, है ना। वो जो एक्स्ट्रा पुश आ रहा है वो नीचे की तरफ उसको रिएक्शन होगा, उसकी वजह से उसका जो ओवरऑल बर्ड की एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में नहीं, फोर्स के टर्म्स में बात करेंगे ना, वेट है, ठीक है। हाँ 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 बोलिए।
बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है बच्चों, देखो अब मैं इसको आपको, देखो ये जो केसेस है ना बच्चों आपको याद रखने हैं, ठीक है, मैंने प्रॉपर कोशिश करी आपको एक्सप्लेन करने की। हाँ हाँ मैं, हाँ हाँ मैं वापस, अब क्या करेंगे वापस से फिर से ही बताएंगे। देखिए बहुत ज्यादा इसको इलोंगेट नहीं करते बच्चों, देखो यार आप दिमाग में रख लो, है ना, ए से ऊपर एक्सेलरेट करोगे, ठीक है, अगर ये बर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो कैसे एक्सेलरेट किया होगा, इसने सराउंडिंग के एयर को नीचे प्रेस किया होगा, उसकी वजह से उस पर एफ अप थ्रस्ट लगा होगा, उस एफ अप थ्रस्ट का रिएक्शन नीचे आया होगा जिसने वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ाई होगी, ठीक है। अब मैंने इसका एक एग्जांपल दिया बच्चों की, जैसे आप वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ, ठीक है, वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ, आप कुछ मत करो, ठीक है, आप कुछ मत करो, नीचे बेंड करो नीज को और ऊपर आओ, है ना, नीचे से आप जस्ट ऊपर आओ, जंप मत करना, आप जंपिंग पोजीशन से आप ऊपर आओ, तो आपकी बॉडी ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रही होगी, वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों यहां पे जब बर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी तो ऑब्जर्व वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो कोई भी एफ अपथ्रस्ट की जरूरत नहीं है, एफ अपथ्रस्ट की जरूरत नहीं, यानी ऊपर वाले क्यों एफ अपथ्रस्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन की कोई जरूरत नहीं है तो ऊपर वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कांस्टेंट वेलोसिटी तभी मूव करेगा जब एफ अपवर्ड जीरो होगा, एफ अपथ्रस्ट जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। अगर एफ अपथ्रस्ट जीरो होगा तो नीचे की तरफ भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वेट जो वेइंग मशीन की रीडिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक्सेलरेशन अपवर्ड बता दिया मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी बता दिया, डाउनवर्ड, जब बच्चों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा बर्ड का, यानी बर्ड पे लगने वाला फोर्स नीचे लगेगा, अगर बर्ड पे लगने वाला फोर्स नीचे लगेगा तो जो रिएक्शन लगेगा सराउंडिंग एयर पे वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अगर वो ऊपर की तरफ लगेगा तो सराउंडिंग की एयर जिस वेट से पुश कर रही होगी वेइंग स्केल को, उस वेट से नहीं पुश करेगी, कम वेट से पुश करेगी, तो ऑब्जर्व वेट जो है तुम्हारा ओरिजिनल वेट से कम हो जाएगा, क्योंकि जो सराउंडिंग की एयर होगी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जो ऑब्जर्व वेट कम हो जाएगा। एक और देखो तरीके से, मैं ये तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, देखो दो तीन तरीके से समझाया, एक और देखो तरीका, अगर ये मूव नहीं कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही है, कुछ ये सिचुएशन है, ठीक है, तो इस सिचुएशन बच्चों आप समझो कि जो बर्ड पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना, वो उसके वेट के बराबर होगा बच्चों, अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, मैं केवल बर्ड की बात कर रहा हूं, है ना, एयर और केज की बात नहीं करते हैं, क्योंकि एयर और केज तो इनवेरिएबल है, मतलब कि बर्ड उड़ रही हो बर्ड ना उड़ रही हो, एयर और केज तो इनवेरिएबल है, मानते हो, ठीक है ना, जैसे बर्ड बैठी है और जो उसके अंदर एयर है और जो केज है वो तो इनवेरिएबल है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। जब बर्ड ऊपर जाना शुरू करती है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करती है, तो बेटा इसका मतलब ये वाला नॉर्मल बढ़ जाएगा ना, ठीक है, ये नॉर्मल बढ़ेगा, तभी तो एमजी पे डोमिनेट करके बर्ड को ऊपर ले जाएगा ना। तो अगर ये नॉर्मल बढ़ेगा तो जितना इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, वो नॉर्मल में जो बढ़ोतरी हुई है, जो ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स आया है, वो कैसे आया होगा, बर्ड ने प्रेस किया होगा, और वो जो एक्स्ट्रा पुश है नीचे की तरफ वो वेइंग स्केल की रीडिंग को बढ़ा देगा। तो आप इस तरह से थोड़ा ध्यान रख लो। आई नो थोड़ा सा आपको शायद समझने में या कुछ भी हो रही होगी तकलीफ, तो मैंने दिया है आपको एक्सप्लेनेशन, बाकी बच्चों आपको रिजल्ट याद रखना है एज इट इज। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है। दूसरा केस एयर फ्लो अलाउड है अगर, अब बच्चों यहां पे देखो, अगर तुम लोग समझ पाए होगे तो इसका आंसर थोड़ा बहुत देने की कोशिश करोगे। अगर एयर फ्लो अलाउड है फिर क्या होगा, इफ एयर फ्लो इज अलाउड और बर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो क्या होगा बच्चों, एयर फ्लो अलाउड है तो देखो ध्यान से, इफ एयर फ्लो इज अलाउड इन ऑल केसेस, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो, इन ऑल केसेस जो ऑब्जर्व्ड वेट होगा W डैश वो ओरिजिनल वेट के बराबर होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई बच्चा एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? एब्सोल्युटली, जैसे ही फोर्स ऑफ कांटेक्ट हट जाए, क्योंकि जैसे ही बर्ड नीचे की तरफ प्रेस करेगी ना एयर को, तो वो एयर डायरेक्ट जाके वेइंग मशीन को प्रेस करेगी क्या बेटा? एयर पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, है ना, तो वो प्रेशर ही जनरेट नहीं हो पाएगा जिससे वेट बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? डाउनवर्ड के केस में भी यही होगा। डाउनवर्ड के केस में जैसे मतलब ऊपर की तरफ वेट लग रहा था हवा में,
तो ऊपर की तरफ वेट लगेगा हवा में, हवा ऊपर तरफ जाएगी, दूसरी वाली हवा उसका जगह ले लेगी, तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा जो वेइंग मशीन का वेट बढ़ाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. लिखिए बच्चों, दूसरा केस डालिए। एयर फ्लो अलाउड, मतलब जो नॉर्मल घरों में पिंजरा दिखता है उसकी बात हो रही है। Yes, sir. लिखिए, इन ऑल केसेस, in all cases observed weight, in all cases observed weight, in all cases observed weight is equal to, in all cases observed weight is equal to original weight। मतलब बच्चों वेट जो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ठीक, चलिए। तो अगर बच्चों इस पे बेस सवाल आते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि बन जाएंगे तुम लोगों से, नहीं बन पाएंगे? हो जाएगा, sir. ठीक, ठीक। बच्चों एक बहुत सिंपल सा सवाल लेता हूं मैं, इसका डिस्कशन मैंने शायद आपसे पिछली क्लास में किया था इस कॉन्सेप्ट का। बहुत आसान सवाल है, मेक श्योर करना सारे पार्टिसिपेट करना। सर बोलिए बेटा। जो अभी आपने बर्ड की प्रॉब्लम का सवाल दोनों बन सकते हैं बच्चे, मैं एक न्यूमेरिकल ले लूंगा। थियोरेटिकल भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल ले लूंगा आपसे, ठीक है? सेकंड ऑप्शन। हाँ, ये बुलेट आ गया है क्योंकि बर्ड केज मैंने पढ़ाया है। सर ऑप्शन बी। कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों इस पे? Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1 किलोग्राम, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? तो बच्चों देखो, पहले ये देखो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। पहले क्या है बच्चों, पिस्टल और बुलेट सिस्टम इनिशियली पूरा रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। जब आप बुलेट फायर करते हो बच्चों, तो बुलेट कुछ वेलोसिटी से आगे जाती है, ठीक है ना? इस वेलोसिटी को हम लोग सवाल में गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इस वेलोसिटी से बुलेट आगे जाती है, और जो बुलेट का मास है वो 10 ग्राम है। गन का मास गिवन है 1 kg, ठीक है? तो ये किस स्पीड से पीछे आएगी, मान लेते हैं v डैश, ठीक है? तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m इंटू वी डैश, तो m इंटू माइनस वी डैश क्योंकि बैकवर्ड्स, ठीक है? और प्लस 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू इट्स वेलोसिटी 300, तो बेटा 1 2 3 1 2 3 कैंसिल होके वी डैश की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को सही था ऑप्शन नंबर 2? ठीक है। अब बच्चों बर्ड केज प्रॉब्लम में ना, थर्ड बर्ड केज प्रॉब्लम बच्चों, इसमें भी आपका बन सकता है थ्योरेटिकल तो बनेगा ही बनेगा, है ना? कि सिचुएशन दे दी, आप बताओ ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, वेट बढ़ेगा या वेट घटेगा, वो तो थ्योरेटिकल तो बनेंगे ही आपका। हाँ हाँ नेगेटिव में नहीं आएगी, कौन सी पीछे साइड होगा? हाँ, तो एक्चुअली मैंने पहले ही मान रखी है ना। हाँ, सर बर्ड मारना नहीं, इसका बर्ड नहीं बर्ड मारना नहीं। देखो देखो, ये बच्चे मैंने पहले माइनस वी डैश ले रखी है ना, पहले माइनस वी डैश ले रखी है। अगर फिर से माइनस आ जाएगा मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना था, है ना?
मैंने पीछे की तरफ माना और देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो मैंने माना था वो सही है। अगर मैं पीछे की तरफ मानता और मेरा आंसर नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब जो मैंने माना उसके ऑपोजिट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, रिकॉइल का मतलब पीछे जाना होता है, बिल्कुल। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। चलिए बेटा, क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों बर्ड केज प्रॉब्लम में मैं फिर से आता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने एक बच्चे ने कुछ ऐसा भी डाउट पूछा था कि सर अगर हम पूरे सिस्टम को एक जैसा ले लें, है ना, पूरे सिस्टम को एक जैसा ले लें तो इसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बिल्कुल बात सही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो वो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट भी तो कहां हो रहा है? बर्ड प्लस केज प्लस जो केज के अंदर हवा है। बिल्कुल बात सही है। अगर उसको पूरा सिस्टम माने तो कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं है एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो थोड़े ना केज, मतलब जब बर्ड उड़ रही है तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि पूरा केज ऊपर उड़ रहा है, वो तो नहीं हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो खैर बच्चों आप ये 3 केसेस याद रखिएगा, और इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बर्ड को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो बर्ड पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वही एक्स्ट्रा फोर्स आएगा केज की वेटिंग में। जो केज की वेइंग मशीन में जो रीडिंग में चेंज होगा, वो जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट लग रहा था बर्ड पे वही चेंज होगा। मैं एक सवाल ले लेता हूं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। बोलिए। हाँ। अगला सवाल जो हम्म। इसमें आपने ना शुरू कर लिया, क्यों नहीं? राइट। जब हम आंसर करेंगे तो फिर हाँ। उसके हिसाब से तो पड़ेगा ना कि अगर हम अच्छा अच्छा अच्छा। लेते हैं तो हम उसके हाँ, उसके बाद वो नेगेटिव। ठीक है ठीक है। मैंने देखा नहीं था बच्चे की -3 भी ऑप्शन है। 3 मीटर पर सेकंड रहेगी और -3 होगा। बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास दिस मच। तो -3 ही पिक करना चाहिए बच्चों, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड है। ठीक है, तो -3 पिक कर। अच्छा, -3 गलत है। विदाउट उसके बाद जो आंसर आएगा ना, तो यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्शन पहले ही नहीं। अरे यार, ये ना ये छोटी छोटी चीज देखो। अच्छा एक सेकंड, अब दोनों ऑप्शन दे रखा है 3 और -3। मैं बताता हूँ, रुको क्या होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, प्लस और 3 -3। बुलेट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? रिक्वायल वेलोसिटी, रिक्वायल मतलब बच्चों ऑलरेडी पीछे जाना, है ना। रिक्वायल वेलोसिटी, रिक्वायल का मतलब बच्चों ऑलरेडी होता है बैक। ठीक है, रिक्वायल का मतलब होता है बैक। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बच्चों मेरे हिसाब से रिक्वायल का मतलब होता है बैक। तो 3 होना चाहिए कि 3 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? किस वेलोसिटी से पिस्टल पीछे जाएगी? तो बच्चों 3 लगा लेना मेरे हिसाब से सही होगा। रुक जाइए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि +3 और -3 दोनों में ऑप्शन में है। अगर देखो अच्छो 3 ही रहता तो फिर बात ही खत्म थी, हमको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब +3 और -3 दोनों है, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? किस वेलोसिटी से पिस्टल पीछे जाएगा, है ना, किस वेलोसिटी से पिस्टल पीछे जाएगा? तो पीछे जा रहा है बच्चों 3 मीटर पर सेकंड से। अगर पीछे में भी माइनस लगा देंगे, जैसे ये मान लो कि ये पूछ देता कि रिटार्डेशन कितना हो रहा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन? तो रिटार्डेशन का मतलब वो ऑलरेडी मान के चल रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो बेटा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते ना। ठीक है, तो उसी टाइप का रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब बैकवर्ड किस वेलोसिटी से जाएगा, किस स्पीड से जाएगा। तो बच्चों बैकवर्ड 3 मीटर पर सेकंड। तो भैया दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, मजल वेलोसिटी अलग है। मजल वेलोसिटी मतलब, मजल वेलोसिटी बुलेट के लिए यूज करते हैं, है ना। बुलेट के लिए मजल वेलोसिटी का मतलब वो है कि जिस स्पीड से बुलेट की, जो जिस स्पीड से बुलेट इसके पिस्टल के बैरल से निकलती है, वो उसकी मजल वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब आपने, अगर आप दौड़ते हुए गन फायर करो, मान लो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पहले से है, 10 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ रहे हो और आप बुलेट फायर कर रहे हो, और बुलेट फिर आगे जा रही है 300 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बुलेट की स्पीड हो जाएगी वो 310 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो जो मजल वेलोसिटी होती है वो बैरल से किस स्पीड से बुलेट बाहर निकल रही है, दैट इज मजल वेलोसिटी। समझ आया?
हाँ, अब इसमें वापस से बच्चों इस सवाल में आ जाते हैं। हाँ। सर यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ अरे चलो अच्छा, वो भी आ जाते हैं। पहले तो एक सेकंड बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी आंसर करता हूं। जैसे बच्चों रिटार्डेशन अगर पूछते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वेलोसिटी के अगेंस्ट है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, इसलिए माइनस नहीं सेलेक्ट करते, प्लस में जो आंसर आता है वो सेलेक्ट करते हैं, राइट। रिटार्डेशन है ना, तो वैसे ही रिक्वायल है, तो रिक्वायल ऑलरेडी बैक है, तो आप बच्चों पीछे की तरफ रिक्वायल वेलोसिटी, तो पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड, तो रिक्वायल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों यूज करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए यूज करते हैं कि बच्चों जब आप बुलेट को फायर करते हो ना, बुलेट को फायर करते हो गन से, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब आप कहोगे सर फायर कर रहे हैं वो तो एक्सटर्नल है, नहीं, जब आप फायर कर रहे हो, ये वो ट्रिगर को पुल कर रहे हो, ठीक है, तो वो बस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर कर रहे हो, तो जो बुलेट आगे की तरफ जा रही है, वो अंदर जो भी बारूद है वो फायर हुई, उसकी वजह से बुलेट आगे की तरफ गई और गन पीछे की तरफ, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। इसलिए ये हम लोग इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। सर वो तो सही है, पर फाइनल तो देखो डाउट तुम लोग पूछो, लेकिन ऐसे नहीं पूछो डांटने का मन क्यों बेटा, इधर आएगा तो फिर क्या प्लस नहीं हो जाएगा? ये 0 है, इधर लाओगे तो आप प्लस नहीं हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अगली हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। बोलिए बेटा। हाँ यार, अगर पूछ द वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग तो -3 लिख देते। बोलिए बर्ड केज वाला, बर्ड केज वाला न्यूमेरिकल करना है? करना चाहते हो बच्चों बर्ड केज पे न्यूमेरिकल? नहीं करना चाहते? करना चाहते हो तो मैं करा सकता हूं बर्ड केज पे न्यूमेरिकल। लिखो लिखो लिखो, इन अ एयर टाइट केज, in an airtight cage with bird of mass, in an airtight cage with a bird of mass 1 kg, in an airtight cage with a bird of mass 1 kg, reading of weighing scale is 25 Newton. Reading of weighing scale is 25 Newton. Reading of weighing scale is 25 Newton. If bird starts accelerating upwards, if bird starts accelerating upwards, if bird starts accelerating upward with 2 meter per second square, with 2 meter per second square, find new reading of weighing scale, find new reading of weighing scale. लिखिए, in an airtight cage with bird of mass 1 kg, reading of weighing scale is 25 Newton. If bird starts accelerating upward
with 2 meter per second square, find new reading of weighing scale. चलो बच्चों, अगर तुम लोगों ने थ्योरी सुनी होगी ध्यान से, हाँ तुम लोगों ने थ्योरी बच्चों ध्यान से सुनी होगी तो बहुत इजीली आंसर 27 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो बच्चों क्यों 27 आएगा? क्योंकि जब बर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी तो बर्ड पे ऊपर की तरफ एफ अपथ्रस्ट लगेगा, और बेटा ये एफ अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी? मास ऑफ द बर्ड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बर्ड। मास ऑफ द बर्ड बेटा 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन ऑफ द बर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बच्चों ऊपर की तरफ उस पे लगने वाला फोर्स 2 न्यूटन होगा, क्या बोलिए? और ये क्या वही फोर्स है जिससे वो सराउंडिंग के एयर को प्रेस करेगा, है ना? तो 25 न्यूटन ऑलरेडी सब कुछ है, और ये एक्स्ट्रा 2 न्यूटन आ गया है, तो 25 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 27 न्यूटन हो जाएगा। बोलिए बच्चों। सेम सवाल, बस मैं थोड़ा सा चेंज कर देता। इफ बर्ड मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द न्यू रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल। तो 25 न्यूटन ही रहता ना बच्चों। अगर मैं इसकी जगह लास्ट वाली लाइन की जगह ये लिख देता, इफ बर्ड स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 23 हो जाता। मैं सवाल फिर से बोलता हूं, इफ द बर्ड मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाता? 25 ही रहता। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ 25। अगर बर्ड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर क्या होता बच्चों? 24। सही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बच्चों अगर बर्ड ऐसे नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों, यानी उस पे एफ अपथ्रस्ट नीचे की तरफ लग रहा है, और कितना लगेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बर्ड का 1 kg है, और नीचे की तरफ बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मास 1 kg, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 1 न्यूटन, नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। अगर इस पे नीचे की तरफ फोर्स 1 न्यूटन, तो बच्चों सराउंडिंग वाली जो एयर है उस पे किधर लगेगा फोर्स? ऊपर की तरफ 1 न्यूटन। तो 25 न्यूटन पूरा था पहले, उसमें से 1 न्यूटन कम हो जाएगा, तो कितना रीडिंग आएगा बच्चों? 24 न्यूटन। सेम सवाल बच्चों, बस एयर टाइट पिंजरे की जगह बोल दे नॉर्मल केज, है ना? 25 रहता। ऊपर एक्सेलरेशन के समय कितना हो जाता फिर? 25। नीचे एक्सेलरेशन 25, कांस्टेंट वेलोसिटी 25, बिल्कुल 25। अगला बच्चों, अगला सवाल, मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, हेडिंग डालिए कांटेक्ट फोर्स। ठीक। अब बच्चों इसमें मैं कुछ सवाल कराऊंगा, आपको ध्यान से मेरा डिस्कशन सुनना है पूरा, उसके बाद कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा और आपको सॉल्व करना है, ठीक है? लेकिन आप पहले सॉल्व करने से पहले आप मेरा डिस्कशन ध्यान से सुनिए। आपको पहले से कुछ आता है, बहुत बढ़िया बात है, फिर भी आप ध्यान से सुनिए, जरा मदद होगी आपको काफी। बच्चों इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। 2 ब्लॉक रख देंगे, 3 ब्लॉक रख देंगे, और किसी एक पे फोर्स लगा रहे होंगे और 2 ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट पूछ लेंगे। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स कर रखे हैं, एक ब्लॉक का मास मैं देता हूं 5 किलो, और एक ब्लॉक का मास मैं देता हूं बच्चों 2 किलो मान लीजिए, और इधर से बच्चों मैं कुछ फोर्स लगा देता हूं इस पे, ठीक है? इधर से फोर्स लगा देते हैं 21 न्यूटन, है ना? और आपसे सवाल में पूछ देगा फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है? ध्यान से सुनिए, कुछ स्टेप्स हैं, उनको एज इट इज आपको फॉलो करना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। स्टेप नंबर 1, ठीक है? जब भी बच्चों आपको ऐसे 2 कांटेक्ट में ब्लॉक दिखें, 3 कांटेक्ट में ब्लॉक दिखें, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, आपको निकालना होता है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है? आपको निकालना पड़ेगा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है? अब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, नेट एक्सेलरेशन बराबर होगा जितना आपने फोर्स लगाया है डिवाइडेड बाय जितना टोटल मास है सिस्टम का, ठीक है? सर ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से सुनिए। बच्चों एक चीज देखिए, आपने फोर्स लगाया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 5 किलो और 2 किलो सारे के सारे राइट की तरफ मूव करना शुरू करें। बच्चों मैंने अभी आपको फ्रिक्शन नहीं बताया, तो फ्रिक्शन तो है नहीं, है ना, स्मूथ सरफेस है। हाँ, तो बेटा 5 किलो और 2 किलो दोनों राइट की तरफ मूव करने लगेगा। कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा, सारे आंसर करिएगा। जब बच्चों 5 किलो और 2 किलो दोनों इस तरफ मूव कर रहे होंगे, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे या अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकते हैं? सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, बोलिए क्लियर है? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है,
कभी भी ऐसा डाउट हो कि सर सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे या नहीं, तो इसका एक तरीका बताता हूं बच्चों। आप ये देखा करो, क्या जितने समय में जितना दूरी 2 किलो जा रहा है, क्या उतना ही दूरी 5 किलो जा रहा है? अगर आपको इसका आंसर हाँ मिलता है कि जितना समय में ये जितना दूरी जाएगा उतने ही समय में दूसरा ब्लॉक भी उतना ही दूरी जाएगा, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जैसे आप पुश करोगे जो जितना दूर 2 किलो जाएगा उतना ही दूर 5 किलो जाएगा, है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। अब बच्चों दूसरा पॉइंट इसमें, जब भी दो चीजों का एक्सेलरेशन सेम रहता है, ध्यान सुनिएगा, ये धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट बनाएंगे बच्चों, है ना। जब भी दो पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम हो तो उसको आप एक पार्टिकल की तरह या एक ब्लॉक की तरह या एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चों 2 और 5 किलो का एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं ऐसा मान लूंगा 2 और 5 की जगह केवल एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 7 केजी है। बोलिए ठीक है बेटा। यहां से ये वाला ट्रांजिशन कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन अलग इसका एक्सेलरेशन अलग तो क्या बच्चा ये कर सकते हैं? नहीं, हाँ डिफरेंट बनेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका मतलब हो गया 7 किलो पे एक 21 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या बच्चों अब एक्सेलरेशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है? बिल्कुल, फोर्स अपॉन मास, तो बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो पहला स्टेप बच्चों, जब भी आपको इस तरह के सवाल देखें, पहला काम करना है कि नेट एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक बार नेट एक्सेलरेशन आ जाए फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। जिन दो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल पूछे, डायरेक्ट आप वहीं पहुंच जाओ। जैसे कि अभी तो यहां पे बच्चों 2 ही ब्लॉक है, तो एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक ही नॉर्मल लगेगा, है ना। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इन्हीं के बीच में नॉर्मल लगेगा। बोलिए सही है। अगर मेरे पास 2 से ज्यादा ब्लॉक होते, 3 होते, 4 होते, तो जिन ब्लॉक के बीच में नॉर्मल पूछा है मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाता। ठीक है, और उस सरफेस के बाद जितने ब्लॉक्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता। जैसे कि अभी तो बच्चों यहां पे एक ही नॉर्मल है 5 और 2 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा कि जहां पे दोनों कांटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे 5 केजी और 2 केजी ये वाली सरफेस पे कांटेक्ट है, डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाओ। और इस सरफेस के जो राइट साइड में, जैसे आप फोर्स राइट से लगा रहे हो ना, तो इस सरफेस में जितने भी राइट साइड के ब्लॉक हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह मान लो। जैसे ये 2 किलो है, इस सरफेस पे नॉर्मल पूछा है, इसके राइट साइड में जितने ब्लॉक है, तो यहां तो खैर एक ही ब्लॉक है, अभी मैं 2 वाले मतलब 3 वाले केसेस भी लूंगा, तो इसके राइट साइड में केवल एक ब्लॉक है 2 किलो का, तो आप इसकी एफबीडी ड्रॉ करो बस। ठीक है, तो अगर आप इसकी एफबीडी ड्रॉ करोगे बच्चों 2 किलो, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल। क्या बच्चों ये नॉर्मल इस 21 के बराबर होगा क्या? नहीं। ठीक है, ये 2 केजी इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो 21 न्यूटन के बराबर नहीं होगा। 21 न्यूटन तो वो फोर्स है जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगा रहा है, एक्सटर्नल इंसान लगा रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट पे। हमसे सवाल में पूछा गया इन दोनों के बीच में नॉर्मल, तो इस सरफेस के राइट साइड में जो ब्लॉक है उसको रख लो। अब जो भी नॉर्मल लग रहा होगा बच्चों ये इन दोनों के बीच में, चूंकि 2 किलो राइट की तरफ जा रहा है, तो 2 किलो पे नॉर्मल राइट की तरफ लगेगा। मानते हो ये बात? सर हमें कैसे पता चला कि राइट में लगेगा? बच्चों अगर आप 2 किलो का मोशन देखो, ये 2 किलो, आप ये भूल जाओ सब कुछ, केवल 2 किलो पे फोकस करो, सब कुछ भूल जाओ, 5 21 सब भूल जाओ, 2 किलो को देखो केवल। 2 किलो किधर जा रहा है बेटा? राइट लेफ्ट? राइट जा रहा है। अगर 2 किलो राइट जा रहा है तो किस फोर्स की वजह से 2 किलो राइट जा रहा होगा? नॉर्मल की वजह से तो जा रहा होगा राइट की तरफ, यस और नो? अगर आपके दिमाग में आंसर 21 आ रहा होगा तो वो गलत है। क्या 21 न्यूटन 2 किलो पे लग रहा है क्या? 21 न्यूटन किसके मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? 5 किलो। क्यों 5 किलो पे सर क्यों रेस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि 5 पे लग रहा है। 2 किलो के मोशन के लिए ये नॉर्मल जिम्मेदार होगा। बोलो समझ में आता है? अब मुझे यही नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल 2 किलो पे लग रहा होगा और इसी नॉर्मल की वजह से 2 किलो का एक्सेलरेशन आ रहा है। कितना बेटा? बोलो सही है क्या बच्चों? और F बराबर क्या होता है बेटा? क्या बेटा आपको M पता है? क्या बेटा आपको A पता है? आंसर कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। बोलो क्लियर है? ठीक है, 5 मिनट है बच्चों, बिना एक सवाल किए नहीं जाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल करके जाएंगे।
डन है। लास्ट के सब समय बचता तुम लोग एकदम लिखिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, एक सवाल करके ही जाएंगे आज। डन है, लिखो बेटा, जल्दी लिखो। बच्चों तुम लोग को जो मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, 100% में से 50%, 60 पूरा आता है। अरे इतना नहीं मजे लेना भैया। तो तुम लोग डीपीपी करते हो घर में जाके, नहीं करते हो? बच्चों एक चीज समझ लीजिए, बाद में आप भले मुझे डांट मुझे मतलब भला बुरा कहेंगे कि यार वो फिजिक्स हमें अच्छा, देखिए मेरा रोल केवल आपको 10% से मान लीजिए 15% है, 85% आपका रोल है। इसीलिए जब आप न्यूरो सर्जन बनेंगे, भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे, तो पूरा पैसा आप ही घर ले जाएंगे, मुझे नहीं पूछेंगे फिर आप। इसीलिए क्योंकि आपका रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है? कभी धोखे धंधे आपके घर पहुंच गया तो ऐसा इलाज कर दोगे कि अगली बार आ भी नहीं पाऊंगा मैं। देखो देखो सवाल, ठीक है, दूसरे पार्ट का भी आंसर सोच लीजिएगा, वो भी पूछूंगा। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट लाइन में दूसरा पार्ट भी लिखा हुआ है, उसका भी आंसर सोच लीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कशन। पहले का 25, दूसरे का 10, मतलब अगर फोर्स का डायरेक्शन मतलब फोर्स ऑपोजिट लगा देंगे तो कांटेक्ट फोर्स चेंज हो जाएगा, राइट? डन है क्या बच्चों? ठीक है, देखिए जरा सवाल देखिए। सबसे पहला स्टेप बच्चों आप सभी ने क्या किया है? पहला स्टेप एक्सेलरेशन निकाला है, तो क्या बच्चा एक्सेलरेशन बराबर एफ नेट अपॉन एम हो जाएगा? क्या बच्चों इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है? क्यों बच्चे, क्यों एक एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट क्यों कर सकते हैं इसको? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इस वजह से बच्चों याद रहेगा ना। ठीक है, अब दूसरा बच्चों कांटेक्ट फोर्स निकालना है दोनों के बीच में, तो आप कौन से ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, छोटे वाले की या बड़े वाले की? बड़े वाले की। ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट की तरफ फोर्स है तो कांटेक्ट सरफेस के राइट की तरफ वाले ब्लॉक्स की एफबीडी ड्रॉ करिएगा। कल अगले क्लास में जब मैं मिलूंगा तो 3-4 भी लेंगे, वो भी उसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो ये बच्चों 2 किलो है, वो 5 किलो है, 5 किलो है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा होगा बेटा? ये एक्सेलरेशन नॉर्मल की वजह से, सही बात है ना? तो क्या बच्चों एन बराबर एफ बराबर एम इंटू ए लगा देंगे, एम इंटू ए, क्या आंसर 25 न्यूटन आ जाएगा? तुम लोग का भी आया 25 न्यूटन? कितने बच्चों का सही था, हाथ उठा दो जरा। 25 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा गया है कि अगर यही फोर्स यहां से हटा के कैपिटल एम पे लगा दें, ठीक है, मतलब इस तरह से फोर्स लगा दें, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या कांटेक्ट फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा या अभी भी सेम रहेगा? पड़ जाएगा बेटा, पड़ेगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, चलिए फोर्स आप इधर से हटा के उधर लगा दीजिए। अब मुझे बता दीजिए नेट एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नेट एक्सेलरेशन पे, हाँ, टोटल फोर्स है 35, मास कितना है बच्चों? 7, एक्सेलरेशन अभी भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, पहले इधर जा रहा था अब इधर जाएगा। बोलिए सही है। अब मुझे कांटेक्ट सरफेस निकालना है, कांटेक्ट सरफेस पे फोर्स निकालना है बच्चों। छोटे एम की ड्रॉ करूं या बड़े एम की एफबीडी? छोटे एम की, क्योंकि इस बार फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो कांटेक्ट सरफेस के लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करूंगा, तो इधर रखेंगे। अच्छा, इस एम मास के मोशन का कारण क्या है?
नॉर्मल। क्या बच्चों नॉर्मल इधर लग रहा होगा? तो और इसका एक्सेलेरेशन 5 इधर है, इसका मास तो बच्चों नॉर्मल और मास की वैल्यू है 3 है, 2 है, और मास है बच्चों 5, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। बोलिए सही है। बड़े वाले ब्लॉक पे इस वाले केस में जब आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, बड़े वाले ब्लॉक पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा? बड़े वाले ब्लॉक पे, छोटे वाले पे तो राइट की तरफ, बड़े वाले पे बच्चों, बड़े वाले की अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे बड़े वाले की, तो देखिए एक तो फोर्स ये एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है वो इधर आएगा। अगर बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगा रहा है, तो छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगाएगा। यस और नो? ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल क्या है बेटा? ये नॉर्मल और ये नॉर्मल न्यूटन के कौन से लॉ? एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। याद रहेगा बेटा? चलिए, धन्यवाद है आप सभी को। डीपीपी नंबर मैं लिख दूंगा, कितने सॉल्व करना है करके आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बोलिए बेटा, बोल। हाँ हाँ, सर्कुलर मोशन में पढ़ा दूंगा। आपका कल टेस्ट है क्या बेटा? जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते हैं बेटा। टेस्ट कल तो नहीं है ना? ए बच्चों, तुम लोगों का कल टेस्ट है क्या? हाँ मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ा दूंगा 21 से पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके, बोलिए बेटा। अरे यार डीपीपीज मेरे पास तो है नहीं यार बच्चों, तुम लोग पढ़ दो थोड़ा सा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा पढ़ दो जल्दी से। हाँ हाँ, अगर किसी के पास डीपीपी, चलो पर सवाल पढ़ सकते हो तो मैं बता दूंगा बेटा। बोलिए बेटा। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं हाँ हाँ पढ़िए वो ओके। उसके मास mg और नॉर्मल के बराबर होगा बेटा। फ्रिक्शन नहीं है ना? हाँ तो नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा बेटा। हाँ क्वेश्चन है, इनका मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 10%, is it decrease by 10%, हाँ, and the percentage change in magnitude of मास 10% से बढ़ रहा है और वेलोसिटी 10% से घट रही है ना बेटा? yes sir, तो मास 10% से बढ़ जाएगा तो बेटा मास हो जाएगा, मान लीजिए 1, पहले मास m था तो बाद में मास हो जाएगा 1.1 m, है ना? मैं लिख देता हूं, पहले मास मान लीजिए पहले मोमेंटम था mv, है ना? बाद वाला मोमेंटम हो जाएगा 1.1 m, क्योंकि बच्चों 10% मास बढ़ गया ना तो 1.1 m हो जाएगा। सही है बेटा? और बाद में वेलोसिटी 0.9 v हो जाएगी क्योंकि 10% घट गई ना, तो 0.9 v हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 11 नहीं 99, है ना? 0.99 mv। बोलिए सही है? तो मोमेंटम में मेरे हिसाब से बच्चे 1% का चेंज आएगा, है ना? पहले mv था फिर 0.99 mv हो गया। सही है? 1% से डिक्रीज होना चाहिए बिल्कुल। हाँ बेटा बोलिए 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 बोलिए। हाँ बेटा, हाँ चले जाइए चले जाइए, बिल्कुल चले जाइए। हाँ बोलिए अगला। जो आप उसको उसको सीजीएस यूनिट से आपने एमकेएस में कन्वर्ट किया बेटा, वो सेंटीमीटर को मीटर में। अच्छा आंसर डाइन में दे रखा है। अच्छा मास आपने निकाला उसका? अच्छा 40 ग्राम मास है और वेलोसिटी की तो 40 ग्राम मास दे रखा है, और जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, 9.8 इंटू 100 कर देंगे ना बेटा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा अब। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।